हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 16 चैप्टर राष्ट्रीय आय का मापन पढ़ रहे थे ना, और उसमें भी हम पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। और लास्ट वीडियो में हमने उत्पादन विधि को डिटेल में पढ़ा था। हमने क्या जाना था कि उत्पादन विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी एक विस्तृत सूची बना लेते हैं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की, और उनकी मात्रा, उनका नाम, उनकी कीमत, और फिर मात्रा और कीमत को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जिससे आ जाता है हमारा उत्पादन का मूल्य। और सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को मूल्य को जोड़कर ज्ञात किया जा सकता है राष्ट्रीय आय को। और इसकी एक दूसरी विधि मूल्य संवर्धन विधि, वैल्यू एडेड मेथड, वो भी हमने जाना था कि यदि हम अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल करना चाहें तो प्रत्येक चरण में अंतरिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में जो भी मूल्य वृद्धि होती है उसको हम जोड़ देते हैं, तो वो भी क्या आ जाती है, हमारी राष्ट्रीय आय आ जाती है। समझ में आ गया था कि चाहे हम अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करो, चाहे प्रत्येक चरण में जो भी मूल्य वृद्धि होती है उसको शामिल करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। और दोनों में से हम किसी भी विधि के द्वारा, उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। यही हमने जाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। हमारा जो दूसरा मेथड है, जिसका कि नाम क्या था, आय विधि या इनकम मेथड। तो इसके हिसाब से हम राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार करते हैं, तो देखिए हम आय विधि के द्वारा किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों, जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो उत्पादन विधि के द्वारा जो भी उत्पादन होता है उसका जो मूल्य होता है वो क्या कर दिया जाता है, उत्पादन के साधनों को वितरित कर दिया जाता है। जैसा कि हमने आय के चक्राकार प्रवाह में भी पढ़ा था कि जो व्यावसायिक फर्म जो भी वस्तुएं उत्पादित करती हैं उसको बेच के जो उनको आय प्राप्त होती है, वो उस आय को खुद तो नहीं रख लेती, उसमें से केवल लाभ ही तो रखती है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो किसको चली जाती है, उत्पादन के साधनों को, अर्थात परिवारों द्वारा उत्पादन के साधन दिए जाते हैं तो उनकी आय उन परिवारों को दे दी जाती है। अर्थात उत्पादन का जो मूल्य होता है वो साधनों को बट जाता है, उसको वितरित कर दिया जाता है। समझ में आया? तो इससे हमारे देश में कुल कितनी आय प्राप्त हो रही है, किसको, उत्पादन के साधनों को, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि आय विधि, इनकम मेथड, आय विधि द्वारा देश में आय के वितरण की जानकारी मिलती है कि किस तरीके से किस किस उत्पादन के साधनों को कितनी आय प्राप्त हो रही है। ये हम यहाँ पर जान सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार से, किस वर्ग में, किस तरीके से किया गया है। ठीक है बच्चों, उत्पादन के साधन द्वारा जो उत्पादन होता है वह उनको उनके प्रतिफल के रूप में वितरण कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी उत्पादन का साधन लग रहा है तो उसको आय तो चाहिए ना, तो वो जो इनकम प्राप्त होती है, उत्पादन का मूल्य प्राप्त हो रहा है, वो उत्पादन के साधनों को उनके प्रतिफल के रूप में दे दिया जाता है। यह वितरण कैसे होता है, श्रम को तो मजदूरी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि श्रम लग रहा है उत्पादन के साधन के रूप में तो उसको मजदूरी दे दी जाती है। यदि पूंजी लग रही है तो उसको क्या दे दिया जाता है, ब्याज दे दिया जाता है। यदि भूमि लग रही है तो उसको लगान दे दिया जाता है, किराया दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? और इसके बाद यदि उद्यमी लग रहा है तो उसको क्या दे दिया जाता है, उसका लाभ दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार से है, श्रम को तो मजदूरी के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में, भूमि को लगान के रूप में और उद्यमी को लाभ के रूप में ये जो उत्पादन के साधनों का, ये उत्पादन का जो मूल्य होता है वो वितरित कर दिया जाता है। तो ये साधनों को जो उनकी आय है उसका वितरण हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पादन का पूर्णतः वितरण हो जाता है साधनों में, शेष कुछ भी नहीं बचता। जो भी उत्पादन का मूल्य प्राप्त होता है वो सारा उत्पादन के साधनों को वितरित कर दिया जाता है। तभी तो GNP बराबर GNI होता है, तभी तो उत्पादन विधि के द्वारा जो मूल्य आता है वही आय विधि के द्वारा मूल्य आता है, क्योंकि उत्पादन होने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है वो सारा किसको वितरित हो जाता है, साधनों की आय को। तभी तो हमारे जो उत्पादन का मूल्य वही आएगा जो कि हमें आय विधि के द्वारा मूल्य पता चलेगा। तो दोनों विधि सेम हो गई ना, उत्पादन विधि भी और आय विधि। तो उत्पादन के मूल्य को सभी को साधनों की आय के रूप में वितरित कर दिया जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है बच्चों, तो उत्पादन के साधनों को वितरित आय के घटक कौन कौन से हैं, हमें पढ़ा ना कि भूमि को तो लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से कौन कौन से घटक है जो कि उत्पादन के साधनों की आय के रूप में होते हैं। तो आपकी बुक में भी सारी चीजें दे रखी हैं कि पहला है मजदूरी। तो जो भी श्रम मजदूरी करता है, मतलब जो भी कर्मचारी काम करते हैं, किसी भी आपने फर्म में देखा होगा या हमने
भूमि पे देखा होगा कि किसान किसी को मजदूरी के रूप में लगाता है, तो उन सबको क्या दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है। उन मजदूरों को, उन श्रम को मजदूरी दी जाती है। ये होता है एक तरह से कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, क्योंकि कर्मचारी आपके पास काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको वेतन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना क्या दे रहा है, मानसिक श्रम या शारीरिक श्रम दे रहा है, तो उसके बजाय आप उसको क्या देंगे, मजदूरी देंगे, देंगे नहीं देंगे उसके बदले। तो ये होती है कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। और ये क्षतिपूर्ति पैसों के रूप में तो होती है, कई जगह आप देखते हैं कि वस्तुओं के रूप में भी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्षतिपूर्ति होती है, मेडिकल इंश्योरेंस भी दिए जाते हैं, तो कई तरीके से हो सकती है मजदूरी। ठीक है, तो ये होती है कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति। एक तो ये हो गया इसका घटक जो आय है उसका। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों घटक हैं। ब्याज जो कि पूंजी को मिलता है, लगान जो कि भूमि को मिलता है, और लाभ जो कि उद्यमी को मिलता है। तो कोई जो संपत्ति का मालिक होता है, जो संपत्ति होती है ना उसका मालिक होता है, तो उस संपत्ति के बदले में उसको क्या दिया जाता है, उसका प्रतिफल दिया जाता है। जैसे जिसके पास पूंजी है उसको उसके बदले में ब्याज मिलेगा, जिसके पास क्या है, भूमि है, उसको उसके बदले में लगान मिलेगा। और उद्यमी ने इतना सारा काम किया है, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों के बदले उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सारा कहलाता है परिचालन अतिरेक। क्या कहलाता है, परिचालन अतिरेक। अर्थात इन सभी साधनों को काम में लेने पर, ये जो साधन है, उद्यमी है, इसके अलावा भूमि है, इसके अलावा पूंजी है, तो इन जो ये साधन है उनको काम में लिया है तो उस पर क्या मिल रहा है, अतिरेक मिल रहा है। जो भूमि है, ठीक है, वो अभी तक कुछ काम नहीं आ रही, लेकिन भूमि को उसने क्या कर दिया, किराए पे दे दिया, तो उसके बदले में क्या मिल रहा है, लगान मिल रहा है, नहीं मिल रहा। पूंजी है, वो घर पर रखी है, कुछ नहीं मिल रहा उसमें, और यदि हम किसी को ब्याज पे दे देंगे तो उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। उधार पे दे देंगे तो ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इन सभी जो उत्पादन के साधन है उनको काम पे लेने के बाद उनके लिए क्या, उन पर क्या मिलता है, अतिरेक। उनको चलन में लेने के बाद उस पर अतिरेक मिलता है, इसीलिए तीनों साधन क्या है, परिचालन अतिरेक है। ठीक है, इसके बाद होती है मिश्रित आय। तो एक जो फर्म है या एक कोई व्यक्ति है जो कि खुद रोजगार कर रहा है, खुद का उसका बिजनेस है, तो उस पर मिश्रित आय प्राप्त होती है उसको, चाहे वो वेतन के रूप में हो, चाहे वो कमीशन के रूप में हो। ठीक है बच्चों, तो मिश्रित आय किसके रूप में होती है, वेतन या कमीशन के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो ये पांचों घटक हैं वो क्या है, उत्पादन में जो भी साधन लगे हुए हैं उनकी आय के घटक हैं। ये 5 तरीके से आय साधनों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आ गया बच्चों समझ में। अब हमें क्या करना है, जो भी ये जीडीपी आएगी हमारी, ये घरेलू ही आएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही आएगा हमारा, क्योंकि हम घरेलू क्षेत्र की भौगोलिक सीमा के अंदर की ही बात कर रहे हैं। जो उत्पादन के साधन है वो भौगोलिक सीमा के अंदर ही है, और इनके द्वारा जो आय प्राप्त की जा रही है, चाहे वो लाभ हो, चाहे वो लगान हो, चाहे वो ब्याज हो, चाहे मजदूरी हो, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी ज्ञात करने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, जी, जो हमने आई इनकम ज्ञात की थी ना हमारा, वो इनकम मेथड के द्वारा जीडीआई भी बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, तो इन ये सारी जो इनकम है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए साधनों की आय को जोड़ देते हैं। जो मजदूरी है, जो ब्याज है, जो लाभ है, जो लगान है, इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उत्पादन के साधनों की आय को जोड़ देते हैं, जिसके द्वारा हमें आय विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात होती है। तो सकल राष्ट्रीय आय कैसी होगी, मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ। मजदूरी वेजेस W, ब्याज इंटरेस्ट I, लगान रेंट R, और प्रॉफिट P, लाभ। तो हम इन चारों को जोड़ देंगे, जिससे हमारी सकल राष्ट्रीय आय GNI हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, और इसे हम NDP at FC भी कहते हैं। जो हमारी GNI हमें ज्ञात हुई है ना, इसका दूसरा नाम है NDP at FC। जैसे हमने अभी बात की थी ये GDP है, तो यदि हम इसको बात करें तो ये है हमारी NDP at FC। क्या है हमारी NDP, मतलब हमने से मूल्यह्रास घटा दिया, पहले GDP हमने इसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया, तो ये हमारी NDP at FC, अर्थात साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या है ये हमारा, साधन लागत पर। साधन लागत ही तो है, सारे साधनों की आय तो ज्ञात हुई है ना हमें इसमें, तो वो सारी ज्ञात होने के बाद इसमें क्या है, ये घरेलू क्षेत्र में है। किस में है, घरेलू क्षेत्रों में मूल्यह्रास इसमें हम ऑटोमेटिकली घटा चुके हैं, तो ये NDP at FC होती है, क्योंकि ये साधनों की आय होती है। अब हमें क्या ज्ञात करना होता है इसके अंदर, NNP at FC।
क्या ज्ञात करना होता है, NNP एट FC, अर्थात ये डोमेस्टिक से हमें क्या ज्ञात करना होता है, नेशनल। तो हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में कि यदि हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं तो डोमेस्टिक तो क्या है, संकीर्ण धारणा है, और नेशनल क्या है, विस्तृत धारणा है। तो यदि विस्तृत धारणा को ज्ञात करते हैं, नेशनल पे आते हैं, तो हम क्या जोड़ देते हैं, कुछ याद आ रहा है, NFIA, अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो हमने जो विदेशों अभी उत्पादन के साधनों की आय ज्ञात की है वो घरेलू ही है, अर्थात भौगोलिक सीमा के अंदर है। अब इसके हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, NNP एट FC, जो कि राष्ट्रीय आय कहलाती है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि राष्ट्रीय आय अर्थात NNP एट FC, ठीक है। इसके लिए हम NDP एट FC में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यही आएगी ना इसमें। तो NNP एट FC अर्थात नेशनल इनकम ज्ञात करने के लिए NDP एट FC में हम NFIA को जोड़ देते हैं। तो याद हो गया, आपको समझ में आ गया कि उत्पादन के साधनों को जो भी आय प्राप्त होती है वो होती है NDP एट FC। समझ में आया, शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। और इसके लिए हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ना होगा, तब जाके हमें NNP एट FC आएगी, जो कि राष्ट्रीय आय होती है, NNP एट FC। तो इस प्रकार से आय विधि के द्वारा हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, समझ में आ गया ना बच्चों आपको, कि हम उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ देंगे जो उत्पादन के साधनों की आय होती है, ठीक है। अब ये आय विधि से जो भी हम आय ज्ञात करते हैं ना हम साधनों की आय, तो उसमें बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत कठिनाइयां होती हैं और गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो यहाँ पर हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। तो ये सावधानियां कौन सी है वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि पहली जो सावधानी है वो है स्वरोजगार से प्राप्त आय को शामिल करना। कई बार क्या होता है, हम किसी और के यहाँ काम कर रहे होते हैं और हमें वेतन या मजदूरी मिलती है, वो तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं राष्ट्रीय आय में। लेकिन खुद के रोजगार से, सपोज दैट मैं कोई कंपनी चला रही हूँ तो मैं उसमें खुद भी तो काम कर रही हूँ ना। यदि मैं काम नहीं करूँ, मेरी जगह कोई वर्कर काम करे, तो उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो हम खुद रोजगार कर रहे हैं उससे प्राप्त आय, जो कि किसी और को भी दे सकते थे, हम खुद काम करके प्राप्त कर रहे हैं, मिल तो नहीं रही हमें, लेकिन काम तो कर ही रहे ना, उत्पादन तो हो ही रहा है ना हमारे वहाँ से योगदान से। तो स्वरोजगार से प्राप्त आय को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। स्वरोजगार से प्राप्त आय भी यहाँ पर शामिल होगी, कौन सी विधि में, आय विधि में, ये ध्यान रखना है। स्वयं के मकान में रहने का किराया भी शामिल करना। यदि कोई व्यक्ति आपके मकान में किराए पे रह रहा है तो आप क्या लोगे, उससे किराया लोगे नहीं लोगे, यहाँ पर भी उत्पादन हुआ है नहीं हुआ है, मनी हुई ही नहीं हुई है। तो लेकिन यदि हम खुद के मकान में किराए पे रह रहे हैं तो हम उसको किराए को शामिल नहीं करते। जो स्वयं के मकान में रह रहे हैं तो उसको हम किराए को क्या किया जाता है, अधिकतर राष्ट्रीय आय में शामिल करने में भ्रामक गणना हो जाती है, तो यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता। लेकिन स्वयं के मकान में रहने वाला जो किराया है, जो कि हम किसी और को रख कर भी ले सकते थे, तो वो भी क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, ठीक है बच्चों। अगला है वस्तु या सेवा के रूप में दी जाने वाली मजदूरी भी शामिल करना। कई बार क्या होता है, मजदूरी नकद रूप में दी जाती है, वो तो राष्ट्रीय आय में शामिल कर ली जाती है, लेकिन कई बार वस्तु के रूप में या सेवा के रूप में भी मजदूरी दी जाती है। जैसे कि कोई किसान काम कर रहा है तो उससे क्या कर देते हैं, ले भाई तू इतने तो रुपए ले, साथ में तू 2 बोरी गेहूँ ले जा या ये सामान ले जा। तो ये वस्तु और सेवा के रूप में दी जाने वाली जो मजदूरी होती है उनका भी तो मूल्य होता है ना कुछ, तो वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सावधानियां रखनी होगी हमें क्या करने के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना में करने के लिए। इसके बाद है स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का हिस्सा शामिल करना। अब जैसे किसान क्या होता है, जो उत्पादित करता है, माना उसने 10 बोरी गेहूं उत्पादित किए, तो उसमें से 2 बोरी गेहूं उसने खुद के लिए रख लिए और 8 बोरी गेहूं को बेच दिया। तो अधिकतर क्या किया जाता है, जो 8 बोरी गेहूं बेचा है केवल उसी उत्पादन के मूल्य को शामिल किया जाता है, लेकिन जो 2 बोरी गेहूं उसने खुद के लिए उत्पादित किया है, जो स्वयं उपभोग के लिए रखा है, तो वो भी क्या है, उत्पादन ही तो है, तो उसे भी उसमें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान में होगी। अगला है अवैधानिक आय को शामिल नहीं करना। जो गलत तरीके से आय अर्जित की जाती है, जो अवैधानिक आय होती है, जो नकली नोटों से प्राप्त की जाती है, समझ में आ रहा है, या फिर कोई गलत कार्य करके ज्ञात की जाती है, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना में क्या रखनी चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए। स्वयं के रोजगार से प्राप्त आय शामिल होगी, स्वयं के मकान का जो किराया है वो शामिल होगा, अवैधानिक आय शामिल नहीं होगी।
समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। और उसके बाद यदि हम बात करें कि वस्तु और सेवा के रूप में दी जाने वाली जो मजदूरी है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगी, और जो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का हिस्सा रखा जाता है वो भी क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। तो बच्चों ये था आपकी आय विधि। तो आय विधि के द्वारा हमने क्या जाना कि आय विधि के द्वारा उत्पादन का जो मूल्य है वो राष्ट्रीय आय में हम उसको शामिल करते हैं, और उत्पादन का मूल्य है वो उत्पादन के साधनों की क्या होती है, आय होती है। तो वो जो आय प्राप्त होती है, श्रम को मजदूरी प्राप्त होती है, इसके अलावा भूमि को लगान प्राप्त होता है, पूंजी को ब्याज और उद्यमी को लाभ। तो इन चारों को हम टोटल कर देते हैं तो क्या प्राप्त होती है हमें आय विधि से NDP एट FC, अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद। कौन से पे, साधन लागत पर। और इसमें हमें जोड़ना होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तब जाके हमें ज्ञात होती है NNP एट FC, जिसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और आय विधि की गणना करते समय हमें ये सारी सावधानियां रखनी होगी। तो समझ में आ गई आपको आय विधि, बहुत ईजी है। उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाले प्रतिफल, वही आय विधि होती है। तो बच्चों हम उत्पादन विधि पढ़ चुके, आय विधि पढ़ चुके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे व्यय विधि के बारे में, कि व्यय विधि के द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तब तक आपको आय विधि को अच्छे से लर्न कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।